नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन चौधरी और आप देख रहे हैं हिंदी साहित्य मंथन। महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज हम लेकर आए राजस्थान यूनिवर्सिटी के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी साहित्य विषय के प्रथम और द्वितीय यूनिट के महत्वपूर्ण लघुत्रात्मक प्रश्न। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो आज चर्चा करते हैं हम। पहला प्रश्न है हमारे सामने, रीतिकाल से संबंधित है। रीतिकाल के विभिन्न नामकरणों को बताते हुए उपयुक्त नामकरण करते हुए विचार कीजिए। यानी कि उपयुक्त नामकरण कौन सा है, ठीक है, वो बताना। और विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल का नामकरण किस प्रकार से किया है। तो विभिन्न विद्वान हुए हैं या जो आलोचक है, समीक्षक है, उन्होंने, इतिहासकार है, उन्होंने रीतिकाल के अनेक नाम दिए हैं। अलग अलग विद्वान ने अलग अलग नाम दिए, तो उन पर विचार करेंगे हम। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उनके अनुसार है। उन्होंने रीतिकाल को उत्तर मध्यकाल भी कहा था। तो उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। रीतिकाल का समय विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक रहा। विभिन्न विद्वानों ने रीतिकाल को अनेक नाम दिए हैं और इनमें जो सबसे पहले आते हैं वो है, सबसे पहले हम लेंगे मिश्र बंधुओं को। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नाम से 1913 में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था, मिश्र बंधु विनोद नाम से। और उसमें उन्होंने रीतिकाल को अलंकृत काल नाम दिया है, ठीक है। तो ये जो समय सीमा है 1700 से 1900 विक्रम संवत वाली, उसको इन्होंने अलंकृत काल के नाम से संबोधित किया है। इसका कारण भी रहा है, तो वो देखेंगे। तो मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल का नाम देते हुए कहा है कि इस काल के आचार्य एवं कवियों ने काव्यांग निरूपण में अलंकारों को प्रमुख स्थान दिया है, इसलिए यह नाम उपयुक्त है। ऐसा किसका मानना है? मिश्र बंधुओं का। क्योंकि काव्यांग निरूपण इस रीतिकाल की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो काव्यांग निरूपण है। काव्यांग मतलब काव्य के जो अंग है उन पर लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परंपरा है वह है। तो और उसमें अलंकार है, वो काव्य का एक अंग है। और अलंकारों पर बहुत अधिक मात्रा में है वो बहुत सारे काव्य है वो लिखे गए हैं। इस कारण से इन्होंने अलंकार काल नाम देना उपयुक्त समझा है। ये इनका पक्ष है, इनका मानना है। अगला जो विद्वान है वो है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। तो रमा शुक्ल रसाल ने इस काल की कविता में कला पक्ष की प्रधानता, यानी कि शिल्प पक्ष या काव्य पक्ष की प्रधानता होने से इसे कलाकाल नाम से अभिहित किया है। इस युग की प्रमुख आंतरिक प्रवृत्ति श्रृंगारिकता होने से डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इस काल को श्रृंगार काल के नाम से संबोधित किया है। तो रमाशंकर शुक्ल ने कलाकाल क्यों कहा? क्योंकि कला पक्ष की प्रधानता होने की वजह से। और डॉक्टर विश्व प्रसाद मिश्र है, उन्होंने श्रृंगारिकता एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति होने के कारण श्रृंगार काल नाम से इसे संबोधित किया है, या श्रृंगार काल नाम है वो रीतिकाल को दिया है। अगला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जहाँ जो कुछ कह दिया है वो हिंदी साहित्य में लगभग वही माना गया है। क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल है वो हिंदी साहित्य के सबसे बड़े समीक्षक रहे हैं और इनका विरोध करने का सामर्थ्य किसी भी समीक्षक में ये नहीं रहा है। कोई इनका है वो विरोध नहीं कर पाया है। एक हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कायदे के आदमी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने इनका विरोध कुछ मामलों में किया है। तो वो इनके थोड़े टक्कर की लगते हैं। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो कह दिया वो हमें मानना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कोई भी कथन आ जाए या उन्होंने किसी को क्या नाम दिया तो वो हिंदी साहित्य की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस युग का सबसे उपयुक्त नामकरण रीतिकाल किया।
ठीक है। तो इन्होंने दोहरा नामकरण किया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और इन्होंने रीतिकाल को रीतिकाल नाम भी दिया, क्योंकि रीति परंपरा संबंधित या कहेगी एक रीति चली आ रही थी, रीति बन गई थी काव्यांग निरूपण से संबंधित रचनाओं की, लक्षण ग्रंथों की, इसलिए रीतिकाल नाम दिया इन्होंने। और दूसरा इन्होंने दोहरा नामकरण किया है, तो एक दूसरा नाम इन्होंने उत्तर मध्य काल भी दिया है, जो एक कालक्रम की दृष्टि से उपयुक्त बैठता है। तो इस प्रकार से इन्होंने दोहरा नामकरण किया है। रीतिकाल कहने से किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति उपेक्षित नहीं होती, ठीक है। और इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, तो उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का तर्क ये भी रहा है कि रीतिकाल जो नाम है वो इस समय की जितनी भी प्रवृत्तियाँ हैं उन सबका समर्थन करता है। रीतिकाल नाम देने से किसी भी प्रवृत्ति की उपेक्षा नहीं हो रही थी, सब इसके अंतर्गत शामिल हो रहे थे, सबको समर्थन मिल रहा था। शुक्ल जी का रीतिकाल से अभिप्राय उस युग से है जिसमें रस, अलंकार, नायिका भेद, गुण वृत्ति आदि काव्यांगों का लक्षण ग्रंथों की रचना प्रमुख रूप से होती रही। इस प्रकार रीतिकाल नामकरण ही उपयुक्त एवं सर्व स्वीकृत है। तो जो सबसे श्रेष्ठ नामकरण है उत्तर मध्यकाल का, वो रीतिकाल ही माना जाएगा। तो इसका एक कारण तो ये है कि रीतिकाल जो नाम है वो सबका समर्थन कर रहा है, ये उस समय की जो महत्वपूर्ण प्रवृत्ति थी उसको भी, उसका समर्थन भी कर रहा है, और सारी और जो थी और जो प्रवृत्तियाँ चली आ रही थी उनका समर्थन भी कर रहा था, किसी की उपेक्षा नहीं कर रहा था। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि इसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सब है वो समर्थन अपने आप ही करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारे सामने, रीतिकाल की साहित्यिक व धार्मिक परिस्थितियों पर टिप्पणी कीजिए। तो साहित्यिक और धार्मिक जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में हमें बताना है कि रीतिकाल के समय साहित्यिक प्रवृत्तियाँ तो कैसी के परिस्थितियाँ है, साहित्यिक परिस्थितियाँ वो कैसी क्या रही, और धार्मिक परिस्थितियाँ है वो कैसी रही। तो धार्मिक परिस्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहले, इस समय हिंदू व मुस्लिम धर्म के अनुयायी 3 वर्गों में बटे हुए थे, विद्वान, पंडित और मौलवी, ठीक है। हिंदू और मुस्लिम धर्म के अनुयायी 3 वर्गों में बटे हुए थे। एक तो विद्वान थे, ठीक है, पढ़े लिखे, पंडित थे जो हिंदू धर्म से संबंधित या धर्म का ज्ञान रखने वाले थे, और मौलवी जो मुस्लिम धर्म से संबंधित है वो। मठ एवं मंदिर देवदासियों की नाच गान से झनकृत थे। तो मंदिर और मठ थे उनमें देवदासियाँ है वो हुआ करती थी, और जो देवदासियाँ है वो नृत्य गायन किया करती थी उनके अंतर्गत। राधा किशन के नाम का उपयोग मानसिक काम वासना के प्रदर्शन का सभ्य तरीका बन गया था। कहने का मतलब ये है कि जो मठ और जो मंदिर है उनमें देवदासियाँ नाच गान किया करती थी, तो एक तरह से धार्मिकता का आवरण लिए हुए जो मनुष्य की जो काम प्रवृत्तियाँ है या मनोविकार है वो वहाँ पर है, वो धार्मिक आवरण के अंतर्गत प्रदर्शित किए जा रहे थे। और राधा कृष्ण के नाम से यहाँ लोगों ने मानसिकता बना ली थी, राधा कृष्ण की भक्ति करने का एक तरीका बना लिया था, जिसके माध्यम से राधा और कृष्ण की भक्ति के माध्यम से ये अपनी जो मानसिक काम वासनाएं हैं उनका प्रदर्शन करते थे। यानी वे अपने प्रेम का, अपनी इच्छाओं का वर्णन है वो खुले रूप से नहीं कर सकते थे। इस कारण से उन्होंने राधा और कृष्ण को बहाना बना लिया, और राधा कृष्ण के बहाने उन्होंने अपने मन की जो इच्छाएं थी उनको उनके माध्यम से प्रदर्शित करने का एक तरीका अपना लिया था रीतिकाल के अंतर्गत। हिंदू अपने आराध्य को काम क्रीड़ाओं से जोड़कर प्रस्तुत करने लगे, ठीक है। राधा और कृष्ण के प्रेम के माध्यम से, उनके सहयोग पक्ष के माध्यम से ये सारी चीज़ें हैं वो आप खुद जब रीतिकाल का साहित्य पढ़ते हैं तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। फिर है साहित्यिक परिस्थितियाँ हैं वो पढ़ेंगे हम। ये है धार्मिक परिस्थितियाँ होगी। अब है साहित्य। आप धार्मिक में समझ रहे हो कितना धार्मिक था और कितना क्या था। मनुष्य के जो प्राकृतिक मनोविकार है वो हावी हो गए थे इस काल में, और भक्ति है वो एक आवरण बन गया था। ये कहे कि भक्ति है वो तो एक पर्दा था जिसके पीछे है वो काम वासनाएं, जो इच्छाएं हैं वो प्रदर्शित हो रही थी। साहित्यिक परिस्थितियाँ कैसी थी वो देखेंगे हम। भक्त कवियों का स्थान आचार्यों ने ले लिया, ठीक है। जो भक्त कवि थे जो आदिकाल में हुए,
आदिकाल में भी कुछ छुटमुट देखने को मिलते हैं, भक्ति काल में भक्त कवि संपूर्ण रूप से बिल्कुल देखने को मिलते हैं आपको। तो भक्ति काल में जो भक्त कवि थे उनके स्थान पर अब आचार्यों ने ले लिया था। आचार्य मतलब जिन्होंने लक्षण ग्रंथ लिए, जो अपने पांडित्य का प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी विद्वता दिखाने के लिए, अपने अंदर काव्यांग है, शास्त्र है, जो ज्ञान है उसका प्रदर्शन करने के लिए वे लगे हुए थे। तो आचार्यों ने ले लिया था। और कवि राज्याश्रय की खोज करने लगे, यानी कि जो जितने भी कवि थे इस समय के, वो अपने आश्रयदाता की खोज करने लगे कि मैं किसके आश्रय में, किस राज्य के राजा के आश्रय में जाकर रचनाएं लिखूं। यानी कि हर कवि को अपने जीवन को चलाने के लिए, अपनी आजीविका चलाने के लिए और अपने सुख भोगने के लिए, सुख सुविधाओं के लिए एक राजाश्रय की ज़रूरत थी। और वो इस प्रकार से कोई अच्छा सा राजा है वो ढूंढने लग गए थे, उसकी खोज करने लग गए थे। कामुकता प्रदर्शन सफलता का पर्याय बन गया था। और ये कवि अपने राजाश्रय, जिस राजा ने इनको आश्रय दिया है, उस राजा को प्रसन्न करने के लिए, खुश करने के लिए कामुकता प्रदर्शन करने, मतलब जो काम वासना से संबंधित या श्रृंगारिता से संबंधित जो रचनाएं हैं वो ज़्यादा लिखने लगे थे, ताकि उनका मनोरंजन हो, वो खुश हो, उनकी रुचि के अनुसार ये लिखे और वो खुश होकर फिर इनकी जो वृत्ति है उसको बढ़ाए। चमत्कार प्रदर्शन को प्रमुखता दी जाने लगी। पर चमत्कार प्रदर्शन है उसको भी प्रमुखता इस काल में ज़्यादा दी गई। क्यों दी गई? क्योंकि हर कवि एक दूसरे से होड़ लगाए हुए था, ये कौन कितना अच्छा और कौन कितनी चमत्कारिक रचनाएं लिख सकता है और किस तरीके से लिख सकता है। तो अलग अलग अंदाजों से अपने चमत्कार को, अपने काव्य के प्रदर्शन को, अपने ज्ञान को अलग अलग तरीकों से प्रदर्शित करने की यहाँ पर कोशिश हर कवि करता रहा। साहित्य जीवन संघर्ष से अलग हो गया, और जो साहित्य है वो जीवन संघर्ष से अलग हो गया। एक काल्पनिक दुनिया में, एक काल्पनिक श्रृंगारिकता में है वो लेकर चला गया साहित्य, जबकि वास्तविक जीवन में जो संघर्ष होता है उस संघर्ष से ये साहित्य जुड़ ही नहीं पाया, बल्कि बिल्कुल अलग थलग हो गया। अलंकरण पर अधिक बल दिया गया। बिल्कुल अलंकारों की छटा हर रीतिकाल की प्रमुख विशेषता रही है, लेकिन जो रसात्मक विषय प्रस्तुत हुए वे भी श्रृंगारिक रूप लेकर प्रस्तुत हुए। आचार्यों ने संस्कृत के संप्रदायों को अपने काव्य का आधार बनाया। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि संस्कृत जो संप्रदाय था या संस्कृत साहित्य के जो आचार्य थे उनका जो काव्य था उसको आधार इन कवियों ने बनाया था। इस प्रकार साहित्यिक परिस्थिति अच्छी नहीं थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, रीतिकाल की सामाजिक व राजनीतिक परिस्थितियों पर विचार कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी थी रीतिकाल के समय 17 विक्रम संवत 1700 से 1900 विक्रम संवत तक, और राजनीतिक परिस्थितियाँ कैसी थी उन पर हम विचार करेंगे। तो पहले हम देखेंगे राजनीतिक परिस्थितियाँ। तो रीतिकाल का समय राजनीतिक दृष्टि से मुगलों का समय था, क्योंकि मुगलों का आधिपत्य इस काल में हो चुका था। बाबर ने आक्रमण कर दिया था, बाबर है उसने साम्राज्य स्थापित कर लिया था, और बाबर के बाद में उनका जो पुत्र हुमायूं उसका शासनकाल चला। उसके बाद में उनके पुत्र जो अकबर है उनका शासनकाल है वो चला। और अकबर के बाद में जो अकबर तो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं और कुछ है रीतिकाल के अंतर्गत भी आते हैं। अकबर के बाद में जहांगीर है उनका शासनकाल रहा, शाहजहाँ का रहा। ठीक है, तो रीतिकालीन तो शाहजहाँ से लेकर औरंगजेब तक का विस्तृत रहा, क्योंकि अकबर है और ये जो जहांगीर है ये तो भक्ति काल के अंतर्गत आ जाते हैं। फिर शाहजहाँ है और औरंगजेब है, उनका शासनकाल है वो रीतिकाल के समय रहता है। तो रीतिकाल शाहजहाँ से लेकर औरंगजेब तक विस्तृत रहा। शाहजहाँ के समय मुगल साम्राज्य चरम उत्कर्ष एवं वैभव पर रहा। देश में चहुओर चारों ओर न केवल शांति थी अपितु खजाना भी और मालामाल था। यानी कि इस समय जो शांति फैली हुई थी और जो धन है, संपदा है, वो भी विकसित रूप में रही। हिंदुस्तानी कला अपने चरम विकास पर थी, क्योंकि शाहजहाँ है उन्होंने सबसे ज़्यादा स्थापत्य कला है उस पर ज़्यादा ध्यान दिया। जो भी जितनी भी कलाएं हैं उन कलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने। इस कारण से जो हिंदुस्तानी कला है वो अपने चरम पर रही। लेकिन
आगे चलकर औरंगजेब का शासन अशांति, संघर्ष, लूटपाट, तोड़फोड़ आदि के रूप में विनाशकारी रहा, क्योंकि औरंगजेब वो हिंदू मंदिरों को तुड़वाते हैं, हिंदुओं की जितने भी ग्रंथ हैं उनको जलवा देते हैं। तो इस प्रकार के ऊटपटांग का जजिया कर है वो लगा देते हैं, जबकि अकबर ने उसको हटा दिया था। तो इस प्रकार ऊटपटांग काम है वो ज़्यादा करता है औरंगजेब, हिंदू धर्म के विरुद्ध वह जाता है। इस कारण से ये जो समय था वो विनाशकारी रहा। चारों ओर जमींदारों, राजाओं, हिंदुओं के धार्मिक उपद्रव एवं विद्रोहों का दमन करने में शासन का समय व शक्ति बीती। तो औरंगजेब है उसका शासन है वो इन्हीं उपद्रवों में या इस तरह से हिंदू धर्म को हानि पहुंचाने में ही बीते जाता है। अब सामाजिक परिस्थितियां देखते हैं हम। समाज का ताना बाना भी छिन्न भिन्न हो रहा था, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी, राजा अच्छा नहीं था, राजनीतिक परिस्थितियां अच्छी नहीं थी। इस कारण से राजनीतिक परिस्थितियों का प्रभाव सामाजिक परिस्थितियों पर भी डायरेक्ट पड़ता है। इस कारण से सामाजिक जो ताना बाना था, समाज का ताना बाना था, वो छिन्न भिन्न हो गया था। सामाजिक स्थिति जर्जर हो रही थी, जनमानस में निराशा थी, बिल्कुल निराशा थी, क्योंकि उनके धर्म का खंडन हो रहा था, उनके धर्म को भ्रष्ट किया जा रहा था, मंदिरों को तोड़ा फोड़ा जा रहा था। इस कारण से उनको मानसिक तनाव झेलना पड़ रहा था। इस कारण से निराश भी हो गए थे, क्योंकि हिंदू राजाओं में इतना सामर्थ्य नहीं था कि वो अगर औरंगजेब है उसको टक्कर दे और जो है हिंदू धर्म है उसकी रक्षा कर सके। मगर फिर भी शिवाजी हुए हैं, जो मेवाड़ के राज सिंह हुए हैं, उन्होंने बिल्कुल टक्कर भी दी है, मगर उतना नहीं कह सकते हम। जनमानस में निराशा थी, नैतिकता का पूरी तरह पतन हो चुका था, प्रजा शासन से वह उपद्रवियों से पीड़ित थी, राजमहल प्रजा की पीड़ा व रुदन नहीं सुनता था। तो राजमहल है वो क्यों सुनेगा, उसी के तो ये सब उपद्रव फैलाए हुए थे। वो तो बिल्कुल औरंगजेब, शाहजहाँ का काल तो फिर भी ठीक रहा है, मगर औरंगजेब के काल में बहुत बुरी स्थिति हो जाती है। समाज विलासिता के कीचड़ में धसा हुआ था, शासक एवं सामंत विलासिता में डूबे रहते थे। तो सामंत है और जो शासक है वो सारे विलासिता में डूबे हुए थे, क्योंकि उनके पास वो जनता है उस पर काफ़ी टैक्स लगा रही थी, और उन टैक्सों को वसूल करके जो धन संपदा जो आ रही थी उससे अपने जीवन को बिल्कुल शोहरत ऐश्वर्य के साथ बिता रहे थे, विलासिता के साथ जी रहे थे, और जनता है वो त्राहिमाम कर रही थी। दूसरी ओर जनता पानी जैसी अत्यावश्यक वस्तु के लिए तरस रही थी। इस प्रकार समाज चारों ओर से अशांत व अभावग्रस्त था। तो ये परिस्थितियां हैं सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियां रही रीतिकाल के समय की। और मुगल शासन है वो उस समय रहा है, शाहजहाँ है और औरंगजेब है वो शासक रहे इस काल के। अगला प्रश्न है रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर संक्षेप में विचार कीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल एग्जाम में आ सकता है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता का काल है, ठीक है। तो रीतिकाल है वो क्या है, श्रृंगारिकता का काल है, क्योंकि इस काल में श्रृंगार से संबंधित, प्रेम से संबंधित रचनाएं हैं वो अधिक मात्रा में लिखी गई, या कहे कि प्रमुख जो प्रधानता है वो इन्हीं की रही है। इसमें रसिकता एवं इंद्रिय विलास की प्रधानता भी थी, मतलब शारीरिक जो विलास है, शारीरिक जो प्रेम है वो भी इसमें प्रदर्शित हुआ है। कवियों ने काव्य के बाहरी सौंदर्य एवं चमत्कार पर बल दिया है। कवि से अधिक आचार्य बनने की होड़ में थे, ठीक है। कवि न रहकर क्या बन रहे थे, आचार्य बन रहे थे, अपने आप को बहुत बड़ा विद्वान साबित करने में लगे हुए थे, अपना आचार्यत्व है, पांडित्य वो प्रदर्शित करने में लगे हुए थे। इस युग में भवित नीति से संबंधित रचनाएं भी हुई, पर सीमित परिधि में। श्रृंगारिक कविता की प्रधानता के बावजूद वीर रस की शीर्ण सी धारा भूषण एवं लाल जैसे कवियों के माध्यम से प्रवाहित हुई है। तो ये क्वेश्चन आपके अलग से भी पूछा जा सकता है कि रीतिकाल में ऐसे कवियों के नाम बताइए जो रीतिकालीन कवि होते हुए भी वीर रस की धारा बहा रहे थे या राष्ट्रीयता संबंधित रचनाएं कर रहे थे। तो वो दो कवि है, एक तो भूषण है और एक कवि लाल है। तो ये इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़े अलग टाइप के थे, इनका दिमाग है वो राष्ट्रीयता की ओर अधिक दौड़ रहा था, श्रृंगारिकता से इनका मुँह है वो उचट चुका था। बिहारी, मतीराम, घनानंद, पद्माकर जैसे कवियों की संपूर्ण काव्य चेतना रूप सौंदर्य की लिप्सा से ओतप्रोत रही,
ठीक है। तो इन्होंने यानी कि बिहारी ने, मतीराम ने, घनानंद ने, पद्माकर ने, इन्होंने जितना भी काव्य चेतना या उन्होंने जितना काव्य लिखा है उसमें काव्य चेतना, रूप सौंदर्य की लिप्सा है वो भी उससे भी ओतप्रोत रहा है, उससे संबंधित भी रहा है। नारी का चित्रण उपभोग्य एवं मनोरंजन की सामग्री के रूप में हुआ है, ये सबसे बड़ी कमी रही है। ये प्रवृत्ति भी है, कहेगी ये इस काल के पतन का एक कारण भी है, या कहेगी नारी है उसको एक तुच्छ वस्तु के समान मान लेना, उसको मनोरंजन के वस्तु मान लेना, उसे उपभोग के, या वो कहेगी उसको उपभोग की सामग्री मान लेना, भोगने योग्य मानना, ये एक संकुचित नारीवाद है, वो इस काल में देखने को मिलता है, जो कि इसकी एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति रही है और ये इसकी कमी भी रही है। रीति युगीन कवियों ने स्त्री पुरुष के यौन संबंधों का चित्रण मनोवैज्ञानिक आधार पर किया है, जिस पर भारतीय कामशास्त्र का प्रभाव रहा है। तो ये आप जब साहित्य पढ़ेंगे जैसे तो आप आराम से इस चीज़ को समझ पाएंगे। इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति श्रृंगार की प्रतिनिधि पंक्तियाँ प्रस्तुत है। काम झूले उर में, उरोजनी में दाम झूले, श्याम झूले प्यारी की अनियारी अखियन में। तो इससे हम समझ सकते हैं, ये उदाहरण आप लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इस युग के प्रमुख कवियों में बिहारी, घनानंद, केशव देव, मतीराम भूषण आदि है। तो ये आपका हो चुका है। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण, रीतिकाल की विभिन्न उपधाराओं को विवेचित कीजिए, या रीतिकाल की विभिन्न शाखाओं पर विचार कीजिए, या रीतिकाल का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है, उनकी काव्य धाराओं के नाम लिखिए, उन पर विचार कीजिए, उनके बारे में बताइए, ऐसा क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो रीतिकाल का जो विभाजन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने नहीं किया है। किसने किया है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने किया है, ठीक है। और 3 भागों में किया है, रीतिबद्ध काव्य धारा, रीति सिद्ध काव्य धारा और रीति मुक्त काव्य धारा। ये 3 धाराएं इस रीतिकाल में चली है। तो इसमें जो कवि हुए हैं उन कवियों की जैसी प्रवृत्ति रही है या काव्य की जो प्रवृत्तियाँ रही है उसके आधार पर इनको 3 भागों में या 3 उपधाराओं में बांटा गया है। पहली है रीतिबद्ध काव्य, ठीक है, रीतिबद्ध काव्य, ठीक है। रीति का अर्थ होता है परंपरा, शैली या तरीका, ठीक है। तो ये रीति है। रीति से बंधकर काव्य रचना होने के कारण से रीतिबद्ध कहा गया है, यानी ऐसे कवि जिन्होंने संस्कृत के जो कवि थे, संस्कृत के जो आचार्य थे, उनकी जो प्रवृत्ति है उसको ब्रज भाषा में अपनाया, हिंदी में अपनाया, और उन्होंने जो काव्यांग निरूपण है, काव्य के जो अंग है, काव्य के अंग कौन कौन से, जैसे अलंकार है, रस है, छंद है, शब्द शक्ति है, काव्य गुण है, काव्य दोष है, ठीक है। तो इन पर लक्षण ग्रंथ लिखे, उदाहरण दिए, ठीक है। इस प्रकार का जो इस परंपरा का जो जिन कवियों ने निर्वाह किया, इस रीति से, इस परंपरा से जो बंध गए और इस तरीके से जिन्होंने रचनाएं की है, वे सारे के सारे कवि क्या कहलाए हैं? रीतिबद्ध कवि कहलाए हैं, और वह काव्य रीतिबद्ध काव्य कहलाया है। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। तो इसकी विशेषताएं हम देखेंगे। पहली विशेषता है इसकी, इन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना की है। लक्षण ग्रंथ मतलब काव्य के जितने भी अंग है, ठीक है, अलंकार, छंद, रस, उन पर लक्षण, उनके लक्षणों को बताया है पहले तो, और मतलब एक छंद के माध्यम से उन लक्षणों को बता दिया और फिर नीचे उसका उदाहरण देकर उसको समझा दिया। इस प्रकार की जो रीतियाँ निर्वाह करने वाले थे वो लक्षण ग्रंथ हो जाएंगे। इन्होंने अलंकारों में विशेष रुचि ली है, अलंकारों पर सबसे ज़्यादा इन्होंने रचनाएं लिखी है। रीतिबद्ध कवि की अपेक्षा आचार्य बनने में विश्वास रखते हैं, पांडित्य प्रदर्शन करने में ये बिल्कुल पीछे नहीं हटे, आगे अग्रणी रहे हैं। पांडित्य प्रदर्शन करना वह चमत्कार की प्रवृत्ति बिल्कुल रही, इनका काव्य है वो पांडित्य प्रदर्शन करने वाला है, चमत्कारिकता दिखाने वाला है। श्रृंगार का उन्मुक्त व अश्लील चित्रण हुआ है, ये एक प्रमुख विशेषता इनकी रही है।
अगला है रीतिबद्ध कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में देव, केशव, चिंतामणि, पद्माकर, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह आदि आते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सॉरी प्रश्न नहीं है, इसका जो दूसरा उपधारा है या कहेगी काव्य धारा है रीतिकाल की, वो है रीतिसिद्ध काव्य धारा। तो रीतिसिद्ध उन्हें कहा गया जो श्रृंगार रस की रचनाएं करते हुए काव्य शास्त्र का सहज प्रयोग करते थे, लेकिन रीति ग्रंथों की रचना में प्रवृत्त नहीं थे। इस प्रकार से ये रीतिबद्ध व रीतिसिद्ध के बीच के मध्य मार्गी थे। यहाँ रीति मुक्त आएगा, ठीक है। रीतिबद्ध व रीति मुक्त के बीच के मध्य मार्गी थे। इस वर्ग के कवियों में बिहारी के अतिरिक्त बेनी, रसनिधि, निमाज आदि का नाम लिया जा सकता है। तो रीतिसिद्ध वे कवि हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, काव्य निरूपण संबंधित ग्रंथ नहीं लिखे, और इस परंपरा का यह कहे कि इस साहित्यिक वातावरण के प्रभाव की वजह से अपने आप ही उनके काव्य में रीतियाँ हैं वो आकर सिद्ध हो गई। वे कवि क्या कहलाए हैं, वे रीतिसिद्ध कवि कहलाए हैं। और बिहारी इनके बिहारी रीतिसिद्ध काव्य परंपरा के प्रवर्तक कवि रहे हैं और सबसे बड़े कवि भी रहे हैं। अगला जो इसका भेद है, तीसरा या उपधारा है, वो है रीतिमुक्त काव्य। और रीतिमुक्त काव्य में जिन कवियों ने रीति काव्य के प्रभाव से मुक्त होकर स्वतंत्र एवं स्वच्छंद रूप से अपने प्रेम भावों का स्वाभाविक चित्रण किया, उन्हें रीतिमुक्त कहा जाता है। घनानन, आलम, बोधा, ठाकुर व द्विजदेव इसके प्रमुख कवि है। तो इन्होंने बिल्कुल ये प्रीति परंपराओं से बहुत दूर रहे हैं और इन्होंने बिल्कुल स्वच्छंद तरीके से व्यक्तिगत यानी अपने आप के मन के जो विचार है, मन के जो पीड़ा है या कहे प्रेम की जो पीड़ा है, उसको व्यक्त किया है अपने काव्य के माध्यम से। इनमें घनानन है वो प्रवर्तक कवि है। घनानन, आलम, बोधा, ठाकुर ये इसके, द्विजदेव ये प्रमुख कवि हो जाएंगे। अगला प्रश्न है रीतिमुक्त काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रीतिमुक्त है वो काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 1 ना 1 क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो घनानन, आलम, बोधा, ठाकुर व द्विजदेव आदि कवियों की स्वच्छंद प्रेममयी धारा रीतिमुक्त काव्य धारा कहलाई। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार से, तो विशेषताएं देखेंगे। पहली विशेषता है इन कवियों का काव्य भावना प्रधान है, ठीक है। इनका काव्य कैसा है, भावना प्रधान है। इसमें कल्पना है वो तो है, मगर भावनाओं पर, वो कल्पनाएं भी उन भावनाओं को प्रकट करने में बिल्कुल सार्थक हुई है। उन्होंने प्रिय के रूप सौंदर्य पर रीझते हुए भावाभिव्यक्ति की है। इस धारा में प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति आत्मपरक शैली में हुई। आत्मपरक शैली मतलब अपने उन्होंने खुद भोगा है और भोग कर फिर अपने व्यक्तिगत जो भाव है वो इन्होंने व्यक्त किए। इसके लिए आत्मपरक शैली है वो यहाँ पर दिखाई देती है। जहाँ रीतिबद्ध कवियों ने वस्तु प्रधान काव्य रचना की, तो इन्होंने व्यक्ति प्रधान रचनाएं की। व्यक्ति प्रधान, उन वस्तु प्रधान मतलब किसी वस्तु को या कहे कि कुछ दूसरे को केंद्र मानकर या कल्पनाओं को केंद्र मानकर फिर काव्य लिखा है। और इन्होंने अपने जीवन में व्यक्ति प्रधान मतलब खुद व्यक्ति विशेष यानी खुद जो भोगा है उसी को व्यक्त किया है। इनके काव्य में प्रेम की पीर की सच्ची निर्देशना मिलती है। इन्होंने प्राचीन काव्य लेखन की परिपाटी को नहीं अपनाकर सहज एवं अलंकृत भाषा में अभिव्यक्ति की है। इन कवियों के प्रेम में पवित्रता, समर्पण, एकनिष्ठता, त्याग एवं उदारता का सम्मिश्रण है। और इसमें घनानन को आप देख सकते हो, घनानन को अगर आप पढ़ोगे तो रो दोगे, इतना अच्छा काव्य उन्होंने लिखा है। प्रेम से भरा हुआ काव्य, प्रेम की पीड़ा से कचोट देने वाला काव्य उन्होंने लिखा है। अगला प्रश्न है हमारे सामने, रीतिबद्ध काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये भी आपके आ सकता है। संभावनाएं है तो देखेंगे इसको। जिन कवियों ने रीति यथार्थ लक्षण ग्रंथों पर आधारित काव्य रचनाएं की उन्हें रीतिबद्ध कवि कहा जाता है। ये ऊपर बात हो चुकी है। रीतिबद्ध कवियों के काव्य का प्रमुख विषय लक्षण ग्रंथों की रचना, अलंकार, रस विवेचना, नायक नायिका का भेद, काव्यांग भेद निरूपण आदि रहा।
ठीक है। तो जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, लक्षण ग्रंथों में अलंकार, रस विवेचन, नायिका भेद, ठीक है, नायक नायिका भेद है, काव्यांग भेद निरूपण है, नक्षिक वर्णन है, ये सब किया है। इन पर जो रचनाएं लिखी हैं, इन पर लक्षण ग्रंथ लिखे, फिर उनके उदाहरण दिए हैं, वो क्या कहलाएंगे? रीतिबद्ध कवि कहलाएंगे। रीतिबद्ध कवियों ने रीतिबद्ध कवियों ने अपने आप को आचार्य कहलवाना अधिक पसंद करते थे। यानी कि जो रीतिबद्ध कवि है वो अपने आप को आचार्य कहलवाना अधिक पसंद करते थे। वो अपने आप को विद्वान साबित करना चाहते, अपने आप को पंडित साबित करना चाहते थे। तो ये इनकी एक विशेषता रही, इसलिए इनके काव्य में पांडित्य एवं चमत्कारिक प्रवृत्ति प्रधान रही है। अलंकारों का निरूपण करते समय उन्होंने अनेक भेदाउपभेद करते हुए विभिन्न उदाहरण प्रस्तुत किए। यानी इन्होंने अलंकारों के भेद बताए हैं, भेदों के भी उपभेद किए हैं और फिर उनके उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार से इन्होंने काफ़ी मतलब विद्वानता है या विद्वत्ता है या फिर पांडित्य है वो दिखाने की कोशिश की है, अपने ज्ञान को प्रदर्शित करने की कोशिश इन्होंने की है। श्रृंगार रस का निरूपण करना इनकी प्रमुख विशेषता रही है। श्रृंगार रस है वो काफ़ी प्रधान रहा है इस काल में और रीति सिद्ध कवियों का तो केंद्र बिंदु रहा है। श्रृंगार में भी इन्होंने नारी के कुंज कटाक्षों व नक्षिक सौंदर्य का उन्मुक्त एवं अश्लील चित्रण किया है। तो नारी है वो इस काल में काफ़ी उपेक्षित रही है और एक भोग्या बनकर रह गई है, एक वस्तु बनकर रह गई है। इस कारण से इन्होंने उसके शरीर का जो भी नक्षिक वर्णन है या उसके शरीर की जो विशेषताएं हैं उसको आधार मानकर अश्लील चित्रण भी इन्होंने किया है। रीतिबद्ध कवि राजाश्रय थे, किसी राजा के आश्रय में रहकर इन्होंने काव्य लिखा है। तो ये इनकी एक विशेषता प्रवृत्ति रही है कि जितने भी रीतिबद्ध कवि है वो किसी न किसी आश्रयदाता के आश्रय कवि रहे हैं। इन कवियों ने दरबारों में रहकर अपने आश्रयदाताओं को रिझाने का कार्य किया। रिझाने का मतलब उनको प्रसन्न करने का, उनको खुश करने का, ऐसा रीझ जाए वो प्रसन्न हो जाए और इनके वेतन में, इनके मानदेय में वृद्धि करते इनको अपना जो राजकवि है वो नियुक्त कर दे। इस प्रकार से इन्होंने काव्य है एक से बढ़कर एक काव्य लिखने की कोशिश की है, उनकी रुचि के अनुसार लिखने की कोशिश की है। और राजा महाराजा क्योंकि उनके पास ऐशो आराम, शानो शौकत सब कुछ है, इस कारण से वे विलासिता की ओर अधिक झुके हुए थे। इस कारण से इन कवियों के काव्य में भी विलासिता, श्रृंगार, ठीक है, इस प्रकार की या काम वासनाओं से, इच्छाओं से संबंधित काव्य है वो हमें अधिक मिलता है। इसलिए इनकी कविता में राजाओं की प्रशंसावृत्ति के साथ साथ मनोरंजन की प्रधानता मिलती है। रीतिबद्ध कवियों का काव्य लोक से असंपृक्त रहा। प्रमुख रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि, केशव देव, पद्माकर, भूषण, सेनापति, रहीम आदि रहे हैं। अब रहीम है, इसको रहीम खाने खाना, जो रहीम खाने खाना है ये अकबर के जो बहरम खां है, अकबर के जो प्रधानमंत्री थे, कुछ कोई पद पे था मुझे याद नहीं आ रहा, हाँ, तो बहरम खां है, उनके पुत्र थे रहीम खाने खाना। और ये रहीम खाने खाना है तुलसीदास के मित्र भी रहे हैं। तो ये उन्होंने वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं। एक फिर है हिंदी साहित्य को रीतिकाल की देन विषय पर संक्षिप्त विचार प्रस्तुत कीजिए। तो हिंदी साहित्य को रीतिकाल की क्या देन है वो देखेंगे हम। वैसे तो रीतिकाल है उसका हिंदी साहित्य में कोई ज़्यादा देन नहीं रही है, मगर नकारा भी नहीं जा सकता, कुछ ना कुछ सकारात्मक पक्ष भी इसके रहे हैं। तो रीतिकाल ने यद्यपि आम जनता का मनोरंजन किया, लेकिन वे सहृदय एवं सभ्य पाठक समाज को ऐसा कुछ नहीं दे पाए जो उल्लेखनीय हो। इस युग के कवि आचार्य क्रम में प्रवृत्त थे, इसलिए उनका उद्देश्य रसिक मनोवृत्ति वाले लोगों का मनोरंजन करना था। श्रृंगार वर्णन की श्लीलता और अश्लीलता में पढ़कर भी इन कवियों ने समाज की रुचि को परिष्कृत एवं परिमार्जित किया है। यानी कि ये जनता के लिए कोई अच्छा, मतलब बहुत उनकी रुचि के अनुसार कुछ कर नहीं पाए, मगर जिनकी रुचि विलासिता जैसी थी, जिस राजा हुए, सेना सामंत हुए,
जमींदार हुए तो या कहे कि उच्च वर्ग के लोग थे, उनके लिए, उनके मनोरंजन के लिए ये अच्छा रहा है। और समाज है उस समाज की रुचि को परिष्कृत एवं परिमार्जित भी किया है, क्योंकि उससे इससे रीतिकाल से पहले भक्ति काल था, तो भक्ति काल में भक्ति संबंधित जो रचनाएं हैं वो अधिक लिखी गई थी, तो भक्ति की ओर है वो उस काव्य प्रवृत्त हुआ या उसकी ओर ज़्यादा झुक गया था, तो उसमें कुछ नवीनता, उसमें कुछ परिष्कार है वो होना ज़रूरी था। उस दृष्टि से तो परिष्कृत एवं परिमार्जित किया गया है। इन कवियों ने व्यक्तित्व का विस्तार करते हुए बौद्धिकता का नवीन आवरण दिया। भक्तिकालीन सीमित रसधार से बढ़कर, या रसधारा आएगा, सीमित रसधारा से बढ़कर इन कवियों की कविता ने श्रृंगार, प्रेम, सौंदर्य, वीरता, धर्म, नीति, ज्योतिष, भक्ति, पुराण आदि विषयों पर भी रचनाएं की। तो हम देखते ही श्रृंगार पर तो हालांकि सभी ने की है, प्रेम पर भी सबने की, सौंदर्य पर की है, वीरता पर हम भूषण और लाल कवि को देखते हैं, धर्म, नीति और ज्योतिष है, भक्ति है, पुराण है, इन पर बिहारी सत्संग में काफ़ी अच्छा है वो लिखा है। इस युग की रीति मुक्त धारा ने स्वच्छंद प्रेम की स्वाभाविक सरस एवं आकर्षक पीर टीस से जनता को आकृष्ट किया है और उनकी भीतरी संवेदना को झकझोरा है। तो ये भी एक है। भक्ति ब्रज भाषा के प्रसाधन एवं संवर्धन, भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा के उद्घाटन एवं साहित्य को कला का रूप देने में भी दूनी कवियों का योगदान कम नहीं, यानी इन कवियों का योगदान है वो कम नहीं है। तो इनका जो हिंदी साहित्य में योगदान रहा है तो वो ये रहा है कि इन्होंने एक तो ब्रज भाषा है उसको चरम पर लेकर गए या साहित्य भाषा बना दिया ब्रज भाषा को, तो एक योगदान तो ये रहा है। दूसरा, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का जो काव्य शास्त्र था उस काव्य शास्त्र को एक नया रूप दिया, उसको और अधिक परिष्कृत किया, उसका विस्तार किया। तीसरा, जो हिंदी साहित्य का इतिहास था या हिंदी साहित्य का जो साहित्य है उसमें भी इन्होंने संवर्धन किया है, उसकी वृद्धि की है इन्होंने, और तत्कालीन युग परिवेश है उसकी जानकारी भी वहाँ से हमें प्राप्त होती है। और एक जो भक्ति काल का जो केंद्र, मतलब कहे कि भक्ति काल पूरी तरह से भक्ति पर केंद्रित हो गया था, तो साहित्य केवल भक्ति पर केंद्रित हो गया था, तो साहित्य को उस भक्ति से हटाकर, या कहे कि भक्ति भी उसमें शामिल है और अन्य जो पक्ष है समाज में और प्रवृत्तियों के पक्ष है उनकी ओर भी समाज को या साहित्य है उसको झुकाया है, उनकी ओर भी साहित्य को लेकर गए। तो ये इनके प्रमुख योगदान रहा है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट के प्रश्न है वो हम कल देखेंगे।